हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज वीडियो क्लास में हाजिर हुए हैं। हमारा आज स्थिर विद्युत के अंदर जो मेनली टॉपिक है वो संधारित्र है, कैपेसिटर है। तो हम इसमें कवर करेंगे संधारित्र का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल को, सिद्धांत को देखेंगे। उसके बाद संधारित्रों के संयोजन को देखेंगे, जो दो प्रकार से संयोजन मुख्य रूप से किया जाता है, इन सीरीज और इन पैरेलल, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संधारित्र के परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम जितने यहाँ टॉपिक लिए हैं, हेडिंग लिए हैं, सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास संधारित्र का परिभाषा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, सारे प्रॉब्लम आपके यहीं पास सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन को समझ लीजिए कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, उस युक्ति से जो चालक के आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके बाद भी उसकी विद्युत धारिता अगर बढ़ाई जा सकती है तो उस युक्ति को ही क्या बोला जाता है? संधारित्र बोला जाता है। ठीक है, 2 लाइन परिभाषा लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, देखेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है, डिवाइस है ना, युक्ति है जो चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। किसकी? चालक की। ठीक है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। चालक के आकार और आयतन को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बिना परिवर्तन किए ही अगर उसकी विद्युत धारिता को आप बढ़ा देते हैं तो उस डिवाइस को ही, उस युक्ति को ही संधारित्र या कैपेसिटर कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो डेफिनेशन के बाद हम संधारित्र के सिद्धांत को देखेंगे। तो संधारित्र के सिद्धांत को हम डायग्राम से समझेंगे और उसके जो सिद्धांत है उसको लिखेंगे नहीं, आप गौर से सुनिएगा, सुनेंगे अच्छे से, आराम से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा डायग्राम के माध्यम से उसके सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा विद्युत धारिता के बारे में कंफर्म हो जाइए। 1 लाइन की बात है, विद्युत धारिता का आशय क्या है कि किसी चालक को कितना आवेश दिया जा सकता है, अर्थात उसमें कितनी विद्युतीय ऊर्जा को स्टोर किया जा सकता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारिता, मतलब धारण करना, आवेश को धारण करना, मतलब उस पात्र की या उस चालक की धारिता से आशय है। ठीक है, तब इसके सिद्धांत को हम देखते हैं। किसके सिद्धांत को? संधारित्र के सिद्धांत को, कि कैसे वो आखिर क्या ऐसा कार्य करता है कि चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए ही उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो देखिएगा संधारित्र के सिद्धांत, है ना, गौर से देखिएगा संधारित्र के सिद्धांत में। तो संधारित्र के सिद्धांत में देखिए, संधारित्र के सिद्धांत में देखिए कि इसमें 2 प्लेटें होती हैं जिनका हम नाम दे देते हैं ए और बी नाम दे देते हैं। ये प्लेटें जो है आयताकार हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार के हो सकती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, है ना, खासकर आयताकार और गोलाकार फॉर्म में ही आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना, बेलनाकार में भी मिलता है। ठीक है, तो विशेषता हम आयताकार में पढ़ेंगे तो समांतर पट संधारित्र पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, और उसके बाद बेलनाकार संधारित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधारित्र में देखिएगा यहाँ पास ए, मतलब एक ही संधारित्र के 2 प्लेटें हैं, ए और बी हैं। ठीक है, ये है। तो होता क्या है, ऐसा आखिर क्या होता है कि संधारित्र की विद्युत धारिता बढ़ जाती है? तो देखिएगा कि मान लीजिए कि संधारित्र की प्लेट है एक ए और दूसरी प्लेट है बी। जब प्लेट ए को प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है तो आप देखेंगे इस पर क्या हो जाएगा, पूरा आवेश इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास जो होता है विद्युत प्रेरण की क्रिया होता है। विद्युत प्रेरण की क्रिया का आशय क्या है कि विद्युत प्रेरण की क्रिया के आशय को आप समझिए क्या होता है ना, कि ये अभी जो प्लेट बी है, तो प्लेट बी जो है अभी न्यूट्रल है, मतलब
न इसमें ऋण आवेश है न धन आवेश है, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है। तो आप खुद समझिए कि कोई भी अगर जो मेटल है, कोई भी चीज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस विद्युत प्रेरण में जनरली होता क्या है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके धन आवेश की ओर आकर्षित होंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। और जो धनात्मक भाग है इस धन आवेश से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश यहाँ आ जाएगा। ये बात क्लियर है, हो गया। तो जब ऐसा होता है तो विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो बोलेंगे सर कितना कॉमन सी आप बात बोल रहे हैं कि विद्युत धारिता बढ़ जाती है, इससे क्या असर पड़ता है। तो आप देखिए विभव का जो फार्मूला पढ़ के आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R पढ़ के आए हैं, विभव का फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला, ये आप पढ़े हैं। तो देखिएगा होता क्या है कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आप विभव निकाल रहे हैं, पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ C मान लेता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट C पर जो है आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इस चार्ज, इस प्लस चार्ज के वजह से अगर पॉइंट C पर मैं मान लूं कि जो वोल्टेज है, विभव है 6 वोल्ट है, ठीक है। अब माइनस के वजह से यहाँ पास इसका जो वोल्टेज होगा इस माइनस चार्ज के वजह से क्या होगा, माइनस चार्ज के वजह से होगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट C जो है प्लस चार्ज के जितना दूर है उतना ही माइनस चार्ज से भी दूर है। और ये भी आप जानते हैं कि धनात्मक वस्तुओं के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक वस्तुओं के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पास ये ऋण प्लेट है, तो इसकी वजह से विभव जो होगा -6 वोल्ट होगा। अब यहाँ पास देखिए कि इसके वजह से भी कुछ होगा, इसके वजह से भी पॉइंट C पर होगा, इस धन चार्ज की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि ये धन आवेश जो है इस ऋण आवेश की तुलना में पॉइंट C से दूर है। मतलब अगर ये दूर है मतलब ये दूरी ज्यादा है, मतलब विभव क्या होगा, यहाँ कम होगा। तो अगर इस धन चार्ज से इस पॉइंट पर 6 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो इस धन आवेश के तुलना में ये धन आवेश जो है पॉइंट C से दूर है। मतलब हो सकता है कि इसके वजह से वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। तो इस टोटल अगर वोल्टेज को आप जोड़ते हैं तो +6 और -6 एक दूसरे को कैंसल आउट, प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। पहले कितना था जब प्लेट B संपर्क में नहीं था, तो पहले था 6 वोल्ट, अब कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो आप जो विद्युत धारिता का परिभाषा पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं, देखिए तो Q = C भी पढ़ के आए हैं। मतलब Q चार्ज भी विभव और C क्या है, विद्युत धारिता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। अगर V का मान कम होगा, अगर आवेश को मैं फिक्स कर दूं तो C व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो अगर V का मान कम होगा तो C का मान क्या होगा, विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। क्लियर हो गया ये बात है ना, विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमने डेफिनेशन लिखा था कि संधारित्र वह युक्ति है जो चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका और भी है कि इसमें अभ्रक या मोम डाल दीजिए, के परावैद्युतांक का कोई माध्यम डाल दीजिए। तो इस पॉइंट पर जब डाल देंगे तो इन प्रभावों का जो है ना, धन आवेश ऋण आवेश का प्रभाव ही लगभग खत्म होने की ओर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो विभव कम होगा तो धारिता और बढ़ाई जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अनंत टाइम तक नहीं बढ़ाई जा सकती है, एक विशेष सीमा तक ही बढ़ाई जा सकती है, उसके बाद विद्युत का विसर्जन होने लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसकी विद्युत धारिता को और बढ़ाना हम चाहते हैं, इसकी विद्युत धारिता को हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिएगा क्या कर देते हैं, अगर इसकी विद्युत धारिता को हम और बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्लेट A को तो जैसे के तैसा आप बनाए हैं, और ये प्लेट B यहाँ है। प्लेट A पर आप बोले हैं कि आपने उनको धन आवेश दिया है, ठीक है, और धन आवेश दिया है, और ये प्लेट B पर यहाँ ऋण आवेश निकल गया है, ठीक है। अगर प्लेट B का संपर्क अगर पृथ्वी से कर दिया जाता तब पृथ्वी को क्या माना जाता है, ऋण आवेश का सागर माना जाता है। तो पूरा इस प्लेट के धन आवेश को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये बात भी क्लियर हुआ। जो आप किताबी में भाषा में बोलते हैं कि जिस प्लेट का संपर्क पृथ्वी से होता है वह प्रवाहित होकर धन आवेश कहाँ चल जाता है, पृथ्वी में चल जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तविक क्या है कि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन जाके वो सारे धन आवेश के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो इससे विद्युत धारिता क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है देखिएगा,
कि इस धन आवेश के कारण पॉइंट सी पर कितना निकाले थे आप, 6 वोल्ट निकाले थे। इस ऋण आवेश के कारण कितना निकाले थे, -6 वोल्ट निकाले थे। और ये वाला तो धन आवेश कहाँ चला गया, जो +5 वोल्ट बढ़ा था वो तो पृथ्वी में चला गया। तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो 0 वोल्ट हो जाएगा तो इसका विभव क्या हो गया, विभव इसका और डाउन गया, और डाउन गया तो और आवेश दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि C बराबर Q बटे आप भी पढ़ के आए हैं। Q को Q को अगर आप फिक्स करते हैं तो ये व्युत्क्रमानुपाती है वोल्टेज के, वोल्टेज जितना डाउन जाएगा विद्युत धारिता को उतना ही बढ़ाया जा सकता है। तो यह है संधारित्र का सिद्धांत कि वह युक्ति जो चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए अगर उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है तो उस युक्ति को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र के सिद्धांत को आप लिखेंगे तो देखिएगा कैसे लिखेंगे कि माना कि A और B संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जब प्लेट A को Q आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट B के निकटवर्ती दल पर विजातीय आवेश, मतलब ये धन है तो इसका अलग आवेश, विजातीय आवेश मतलब ऋण आवेश, और दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित अर्थात सजातीय आवेश हो जाता है। अतः प्लेटों के अंदर जो विभव है ऋणात्मक आवेशों के विभव के तुलना में धनात्मक दूर होने की वजह से उसका प्रभाव कम होता है। फलस्वरूप विभव का मान तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है, फलस्वरूप विद्युत धारिता बढ़ जाती है। और जब प्लेट B का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है तो प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे इसका विभव और भी कम हो जाता है और विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। और इसकी विद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए इसमें के पराविद्युतांक का माध्यम कागज, अभ्रक या मोम आदि डाल दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा संधारित्र का सिद्धांत हो गया। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र की परिभाषा को देख लिए, हम संधारित्र के सिद्धांत को देख लिए, अब हम संधारित्रों के संयोजन को देखते हैं। गौर से देखिएगा, संधारित्रों के संयोजन को गौर से देखेंगे आप, देखिएगा संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है। मैं दो पार्ट में तुलनात्मक रूप से अगर करूंगा तो ज्यादा आसानी होगा आपके लिए, है ना। पहला है श्रेणी क्रम में और दूसरा है समांतर क्रम में संयोजन। मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें दो ही प्रकार का संयोजन दिया है, मुख्य रूप से श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजन दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है, देखिएगा कि संधारित्र की प्लेट है, ठीक है। ये एक, हम उदाहरण के लिए तीन संधारित्रों को जोड़ देते हैं। ये 3 संधारित्र हैं, ये देखिए, इसका ये प्लेट A है, ये B है, इस संधारित्र का ये प्लेट A है, ये B है, ये A है और B है, ठीक है। अब देखिएगा, इस संधारित्र को इससे, इस संधारित्र को इससे, इस संधारित्र को इससे, इस पॉइंट को हम A मान देते हैं, इस पॉइंट को हम B मान देते हैं और इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी से किए जाने का मुख्य कारण क्या है, उसके विभव को कम करना ताकि उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सके, ठीक है। आगे देखिए, जब बिंदु A पर Q आवेश दिया जाता है तो पूरा इसके ऊपर जो है धन आवेश आ जाएगा। प्लेट A के ऊपर, प्लेट A के ऊपर क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब क्या होगा, विद्युत प्रेरण का क्रिया होगा। विद्युत प्रेरण का क्रिया होगा तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। और बाह्य तल पर अर्थात दूरवर्ती तल पर कौन सा आवेश हो जाएगा, विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा धन आवेश हो जाएगा। धन आवेश प्रवाहित होकर इस प्लेट पर आ जाएगा। जब इस प्लेट पर आ जाएगा तो आप गौर से देखिएगा, पुनः यहाँ विद्युत प्रेरण की क्रिया होगा तो यहाँ पास क्या आएगा, ये ऋण हो जाएगा। और ये वाले तल पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और धन आवेश प्रवाहित होकर कहाँ पहुंच जाएगा, अगले संधारित्र पर। तो धन आवेश जब पहुंच गया यहाँ पास तब पुनः विद्युत प्रेरण की क्रिया होगा और यहाँ पास कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। और इधर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। और इसका संपर्क किससे है, पृथ्वी से है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जाकर धन आवेश को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, अर्थात धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ऐसा लिखा जाता है। अब इसको अगर आप लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन, अगर यहाँ पास इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, उसको लिखता नहीं हूं मैं, बता देता हूं आपको, है ना, आप लिख लेंगे।
ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। गौर कीजिएगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है एवं दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को अंतिम संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है एवं अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन कहा जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में एक बार आप डायग्राम को समझ लिए, चित्र को समझ लिए, तो उसका जो हम स्वरूप लिखते हैं आंसर लिखने का, उसमें आपको कहीं कठिनाई नहीं जाएगी। एक बार और सुनिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम बोल रहे हैं कि इसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट को अंतिम संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब देखिएगा कि अगर यहां आवेश Q दिया गया तो यही Q आवेश इसमें पूरा प्रवाहित होगा। कई स्टूडेंट जो है जब ऑफलाइन कक्षाएं ले रहे थे तो उसमें ये बोल रहे थे कि सर सारे कैपेसिटर की जो विद्युत धारिता है अलग अलग है, तो बराबर आवेश कैसे जाएगा। तो एक उदाहरण उनको दिए थे, वो उदाहरण हम आपको भी दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पाइप है, जो पाइप का ये डायमीटर है, ठीक है, और यहाँ पास जो है एक पतला पाइप जोड़ दिया गया है, आगे यहाँ से एक पतला पाइप जोड़ दिया गया है और इसमें अब पानी बहा रहे हैं, ठीक है, ये पानी बह रहा है। तो जितना पानी इस बड़े वाले पाइप से बहेगा उतने ही पानी इससे भी बहेगा। शर्त यह है कि अगर ये पूरा साइज यहाँ बराबर रहता तो पानी जल्दी बह जाता, लेकिन जितना पानी अगर किसी तालाब में है और ये पाइप लगे हुए हैं तो पूरा तालाब का पानी आज नहीं कल बह ही जाएगा, जितना इससे जाएगा उतना ही इससे निकलेगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो जितना आवेश पहले संधारित्र में जाएगा उतनी ही आवेश दूसरे संधारित्र में जाएगा, उतनी ही आवेश तीसरे संधारित्र में भी जाएगा। ये बात क्लियर है। तो देखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका खासियत यही है। तो यहाँ पर देखिएगा हम मान लेते हैं कि इसकी जो विद्युत धारिता है, धारिता चूंकि अलग अलग है, एक भी हो सकती है, अभी हम मान ले रहे हैं कि धारिता जो है पॉइंट ए बी को हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको भली भांति समझ चुके हैं, प्लेट ए और बी को। इसकी धारिता को हम C1 मान ले रहे हैं, इसकी धारिता को हम C2 मान ले रहे हैं, इसकी धारिता को हम C3 मान ले रहे हैं। इसमें आवेश Q ही आएगा, इसमें आवेश Q ही आएगा, इसमें आवेश Q ही आएगा। धारिताओं के वजह से, क्योंकि आप अगर बात करेंगे विभव का तो विभव Q/C होता है, तो विभव जो है चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और धारिता पर भी डिपेंड कर रहा है ना, कैपेसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटी अलग अलग है तो हो सकता है कि इनका विभव भी अलग अलग होगा। तो पहले संधारित्र का विभव V1 है, दूसरे संधारित्र का विभव V2 है और तीसरे संधारित्र का विभव V3 है। पोटेंशियल इनका अलग अलग है। तो जब आप पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसका परिभाषा को लिख लेते हैं, जोड़ने का जब वर्णन कर लेते हैं तब इसके मैथमेटिकल स्वरूप में आते हैं, तब आप लिखेंगे कि माना कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है और उसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। अतः कुल विभव तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। कुल विभव क्या है, अदिश राशि है, सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। तो कुल विभव जो हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब जो सूत्र है आपका, सूत्र जो है आपका वो क्या है, Q इंटू CV, ये हम विद्युत धारिता के परिभाषा में पढ़े हैं। तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो V1 के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा और V2 के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा।
और V3 के जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। अब इन मानों को यहाँ पास रखिए, तो जब इन मानों को यहाँ पास रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 का वैल्यू है Q/C1, V2 का वैल्यू है Q/C2 और V3 का वैल्यू है Q/C3। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पास देखिएगा कि Q जो है तीनों में कॉमन है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और अंदर क्या रह जाएगा, 1+1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोर्ड में जगह नहीं हो रहा है, श्रेणी के बाद समांतर क्रम को अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिएगा, यदि इस पूरी संयोजन की जो तुल्य धारिता है, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो, ठीक है, जब संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो यहां पास क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो यहां पास हम इस V की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, Q/C रख देंगे। बाकी यहाँ पास क्या है, Q, और अंदर क्या है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट गया तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना सिंपल सा है ना। अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम, प्रत्येक संधारित्र के विद्युत धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पास हम एग्जाम्पल में जो आपके गणित को सॉल्व करने के लिए लिए थे, 3 लिए थे, यहाँ पास इससे ज्यादा हो सकते हैं। ये तो ये 3 के लिए है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है, तब भी फार्मूला वही है ना। लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि सारी की जो धारिताएं हैं C है, अलग अलग धारिताएं नहीं है सब, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड का भी है, विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है, तो ये विद्युत धारिता का मात्रक इसका भी 2 माइक्रोफैरेड, इसका भी 2 माइक्रोफैरेड, और ऐसे ऐसे मान लीजिए कि 150 जुड़े हैं। तो उस कंडीशन में जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता अगर n जुड़े हो, कई जुड़े हो, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C/N होता है। एक फार्मूला ये भी है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्वेश्चन ये बनता है कि समान क्षमता के संधारित्र जो हैं, n संधारित्र जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगा, तो C/ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि 150 जुड़े हुए हैं 2-2 माइक्रोफैरेड के, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 2/150। विद्युत धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड, और कितने जुड़े हैं, 150, तो सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अलग अलग है, कोई 2 माइक्रोफैरेड है, कोई 3 माइक्रोफैरेड है, कोई 8 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पास इस वैल्यू में पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब हम समांतर क्रम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर क्रम में संयोजन। हमारा है अगला हेडिंग, समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन को थोड़ा सा और गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि एक विद्युत धारिता ये है ना, संधारित्र है जिसकी विद्युत धारिता कितनी है, C1 है। दूसरा संधारित्र ये है जिसकी विद्युत धारिता C2 है। तीसरा संधारित्र ये है जिसकी विद्युत धारिता C3 है। तो यहाँ पास आप क्या कीजिए कि प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दीजिए। ये भी बात क्लियर हुआ। और दूसरे प्लेट को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दीजिए। यहाँ पास एक उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया दूसरे प्लेट के लिए, और पहले प्लेट के लिए उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया। और ये जो है दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु, उसका संपर्क पृथ्वी से कर दीजिए। अब यहाँ पास देखिएगा कि विभव जो रहता है इन दो बिंदुओं के बीच का निकाला गया है। तो प्रत्येक संधारित्र का जो पोटेंशियल रहता है, विभव रहता है, इक्वल रहता है। तो इसका भी विभव भी होगा, इसका भी विभव भी होगा, और इसका भी विभव भी ही होगा। ठीक है, किताबों में देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके दोनों बिंदुओं के बीच में सभी के लिए कॉमन ऐसे विभव लिख दिया जाता है। ठीक है, कि प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या है, भी है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि यहाँ आवेश Q दे दिया गया, तो अब क्या सभी में Q आवेश आएगा? इस बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर वही हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि एक तालाब में आप 3-4 पाइप लगा दीजिए, एक बहुत मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है। ओवरऑल तालाब का जितना पानी उतना निकलेगा, लेकिन ये पाइप ज्यादा निकालेगा और ये पाइप कम मात्रा में पानी निकालेगा। ये बात भी क्लियर है। तो आगे देखिए, इसी प्रकार से कि जैसा ही यहाँ से आवेश जाएगा तो इनके धारिताओं के अनुपात में वो आवेश क्या हो जाएगा? बट जाएगा। Q1 Q2 और क्या में? Q3 में। यहाँ तो Q1 नहीं, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 अनुपात में बढ़ जाएगा। इसका जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाता है? समांतर क्रम में संयोजन कहा जाता है। अब जब गणितीय स्वरूप लिखेंगे इसका तो लिखेंगे कि माना कि C1 C2 C3 धारिताओं के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब बिंदु 1 को प्लस कैपिटल Q आवेश दिया जाता है तो C1 C2 C3 धारिताओं के अनुपात में आवेश Q1 Q2 वितरित हो जाता है। इस स्थिति में कुल आवेश कुल आवेश क्या हो जाएगा? देखिएगा, कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितना यहाँ Q है वही तो बटा है। और पुनः जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? सूत्र C, ये जो हो जाएगा Q CB से, विद्युत धारिता के परिभाषा से, ठीक है। तो विद्युत धारिता की परिभाषा से जब सूत्र में जाते हैं तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 भी, Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 भी, Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3 भी। अब इसको जोड़ दीजिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C1 भी, Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C2 भी, Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C3 भी। ये भी बात क्लियर है। यदि संयोजन की तुल्य धारिता C है तो क्या हो जाएगा बच्चों? उस कंडीशन में हो जाएगा Q इक्वल टू सी भी। तो इस Q की जगह क्या लिखेंगे आप? सी भी लिखेंगे। और यहाँ पास क्या हो जाएगा? गौर से देखिए तो भी ये सब क्या आ जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना इजी है ना? इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के विद्युत धारिताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया। यदि मान लिया जाए कि इसमें 3 ही नहीं n जुड़े हों, बहुत सारे जुड़े हों, ठीक है, उस समय जो तुल्य धारिता होती है यहीं पास लिख देता हूं। जब n जुड़े हों तो तुल्य धारिता जो उस समय हो जाएगी NC। क्या हो जाएगी? NC। इसका मतलब है कि ये भी अगर रहे 4, C1 भी है 4 माइक्रोफेरेड, C2 भी है 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और C3 भी है 4 माइक्रोफेरेड, आगे वाले भी सब 4 माइक्रोफेरेड हैं। मान लेते हैं कि ऐसे 200 जुड़े हैं तो 200 गुणे क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफेरेड, तो 400 दूनी क्या हो जाएगा? 800 माइक्रोफेरेड तुल्य धारिता। आंसर निकल जाएगा। एकदम कॉमन सा है। एक फार्मूला ये है और पीछे सभी फार्मूला को हम देखे ही। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और देते हैं और उसके बाद ये वीडियो क्लास आज का हमारा खत्म हो जाएगा। देखिएगा है क्या कि मैं एक प्रश्न देता हूं, 2 प्रश्न देता हूं, आप एक को मैं लगाता हूं, एक आप लगा के उसके आंसर को बताइएगा, है ना। प्रश्न ये है कि प्रश्न देखिए, प्रश्न ए बी के मध्य तुल्य धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, पहला है इसमें
ए और ये है 2 माइक्रोफैरेड और ये है 2 माइक्रोफैरेड और नीचे आ रहे हैं तो ये हो जा रहा है 3 माइक्रोफैरेड और ये भी है 3 माइक्रोफैरेड। विद्युत धारिता का मात्रक है पॉइंट बी है। और यहाँ पास जो है जो आपको बनाना है, अगर बना लेंगे तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिएगा, है ना। आपका जो है ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये है 4 माइक्रोफैरेड, ये है 5 माइक्रोफैरेड, ये है 6 माइक्रोफैरेड, ये है 7 माइक्रोफैरेड और ये जो है 8 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको आप सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर बिंदु ए को आवेश दिया जाता है तो इन धारिताओं और इन धारिताओं के अनुपात में यहाँ आवेश बढ़ जाएगा। यहाँ आवेश, मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि Q आवेश दिया गया था, यहाँ Q1 आवेश आया और इस भाग में Q2 आवेश आया। लेकिन अगर Q1 आवेश इसमें भी है तो Q1 आवेश यहाँ भी जाएगा, अर्थात ये 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड क्या में है, सीरीज में है। फिर यहाँ पास एक Q2 आएगा तो 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पास पहले ऊपरी भाग के लिए जब सीरीज का फार्मूला निकालेंगे तो 1/C और ये फार्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, तो 2/2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2। तो ऊपरी भाग का जो है वैसा यहाँ पास देखिए, इसके लिए अगर निकालेंगे निचले भाग के लिए, तो निचले भाग के लिए देखिए क्या हो जाएगा 1/C बराबर वही फार्मूला से 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। तो 2/3 ये किसका वैल्यू आया है 1/C का। तो C का वैल्यू क्या होगा, तो C का वैल्यू इसका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब जो डायग्राम बनेगा देखिएगा इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। एक ऊपर जो दोनों को जब संयोजन किया गया तो उसका वैल्यू कितना आया 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और नीचे का जब संयोजन किया गया तो उसका वैल्यू कितना आया 3/2 माइक्रोफैरेड। अब जैसा ही यहाँ आवेश आ रहा है तो दोनों में बढ़ जा रहा है, इधर और इधर ऊपर भी देखे थे। मतलब ये 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो उसका सूत्र है C1 प्लस C2 है। तो पहले का वैल्यू क्या है 1 और दूसरे का वैल्यू क्या है 3/2। इसको तो आप हल कर ही लेते हैं, 2 1 कम 2 और 2 और 3 5। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी, ठीक है। तो ये वाला हम बना के दिखा दिए हैं, है ना। तो 1.5 ये, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसको जोड़कर अगर इसमें कोई और कठिनाई महसूस होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।